गुंडे लोग उस कैफ़े में आ जाते हैं और वो यूरी को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर कैफ़े का ओनर यूरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी यूरी के पास एक लड़का आता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूरी का फ्रेंड यंग जून होता है। तो यंग जून उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। तब वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर वापस ज़रूर आएंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूरी यंग जून को कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो यंग जून उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। तो यूरी से कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, लेकिन यंगजून के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। और जब उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वो यूरी को कह देता है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर यूरी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वो कहती है कि चलो तुम्हारी इस जोक को साइड में रखते हैं। ये सुनकर यंगजून कहता है कि चलो शुक्र है तुमने मेरी बात को एज अ जोक लिया है। तो यूरी कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। यूरी कहती है कि काफ़ी लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। तो यूरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन यंग जून वहीं पर बैठा रहता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और यंग जून उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने पता नहीं यूरी को क्या बोल दिया, लेकिन हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता। उसके बाद सीन पास्ट की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यंग जून, वू यून और यूरी कराओके में साथ में इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी यंग जून वहाँ पर वूयून की टी शर्ट डाल लेता है जिसमें उसे वही च्युइंगम का रैपर मिलता है। और यह देखकर वो वूयून को कहता है कि ये रैपर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और उसे पढ़ने के बाद वो कहता है कि क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। तो वूयून कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस च्युइंगम का रैपर है। तो यंग जून उसे कहता है कि कहीं तुम यूरी को डेट तो नहीं कर रहे हो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन इस बात पर वूयून चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और यूरी वहाँ से उठकर चली जाती है। वूयून भी उसके पीछे जाता है। तो यूरी उसे कहती है कि तुम लोग ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। और यूरी उसे कहती है कि कोई लड़की ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है जिस लड़के ने किसी लड़की को सिर्फ मजाक में बाहर जाने के लिए पूछा हो। तो वूयून उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ट्रू फीलिंग्स है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन यूरी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। घर जाकर यूरी अपनी दादी से बात कर रही होती है। तो उसकी दादी उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी लड़के के साथ अच्छा फील होता है और वह लड़का तुम्हें अपना प्योर हार्ट देना चाहता है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर अगली सुबह यूरी यंगजून के पास जाती है और वो उसे बैग देती है। तो यंगजून कहता है कि इसमें क्या है। तो यूरी कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम देख लेना। उसके बाद यूरी वहाँ से चली जाती है। तो यंगजून देखता है कि उस बैग में एक नोट होता है जिसमें यूरी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बस खाना बनाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और यूरी ने उसमें लिखा होता है कि मैंने तुमसे सीखा है कि पीछे हटना और छिपना भी एक तरह का साहस है। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और वो गुंडे लोग फिर से उस कैफ़े में आ जाते हैं और वो काका को परेशान करने लगते हैं। वो काका को कहते हैं कि तुमने हमसे जो पैसे लिए थे हमें वापस कर दो। तो काका कहता है कि वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, मैंने उन पैसों को जीता है। उसके बाद वो काका का गला पकड़ लेते हैं और तभी लेडी आंटी काका को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग आंटी को धक्का दे देते हैं। वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी काका की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें भी धक्का दे देते हैं। उसके बाद जैसे कैसे यूरी और बाकी सब उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर वापस ज़रूर आएंगे। और हम देखते हैं कि उनके कैफ़े का ओनर ये सब कुछ बैठकर देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर यूरी उनको बताती है कि कल रात भी वो लोग यहाँ पर आए थे, उन्हें लगता है कि हम रियल फैमिली हैं, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो काका कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, वरना मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा। तो लेडी आंटी कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इस कैफ़े को अच्छे से कैसे चला पाएंगे। और तभी उन लोगों के पास कैफ़े ओनर का मैसेज आता है और वो कहता है कि कल तुम्हारी छुट्टी है, मैं तुम लोगों के लिए एक गाड़ी और कुछ पिकनिक का सामान भिजवा रहा हूँ, इसलिए तुम बिना किसी टेंशन के अच्छे से इंजॉय करना और तुम कैफ़े की चिंता मत करो, ये कैफ़े अच्छे से चल रहा है। ये देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो पिकनिक के लिए अपना लंच रेडी करते हैं और उसके बाद वो पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वो सभी बहुत इंजॉय करते हैं और लंच के टाइम पर लेडी आंटी उन्हें बताती है कि ये डिशेस मेरे बेटे को बहुत पसंद थी, इसलिए आज मैंने इन डिशेस को बनाया है। तो यूरी कहती है कि मैंने भी वही डिश बनाई है जो कि मेरे पापा को पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कैफ़े में एक लड़का बैठा होता है और वो लड़का कोई और नहीं वूयून होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस कैफ़े का ओनर वूयून होता है। उसके बाद वूयून यंगजून से मिलने के लिए जाता है और वूयून ने ही यंगजून को यूरी की हेल्प करने के लिए भेजा होता है। तो यंगजून उसे कहता है कि तुम यूरी से कब तक इस बात को छुपाए रखोगे। तो वूयून कहता है कि मेरी यूरी से बात करने की हिम्मत ही नहीं है। तो यंगजून उसे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो वूयून उसे कहता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड का पापा तुम्हारे फादर को मार देता है तो तुम क्या अपने फ्रेंड का चेहरा देखना चाहोगे।
तो यंगजुन कहता है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूरी वूयून से इसलिए बात नहीं करती क्योंकि वूयून के फादर ने यूरी के फादर को मारा होता है। तो यंगजुन कहता है कि लेकिन अगर यूरी को इस बारे में बाद में पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा। तो वूयून कहता है कि मैं भी ये जानबूझकर नहीं करना चाहता हूँ, मैंने ये कैफ़े सिर्फ इस इंटेंशन से खोला है कि ताकि यूरी की भी कोई फैमिली हो। और तभी यंगजुन देखता है कि वहाँ पर यूरी आ जाती है और उसे देखकर वूयून छुप जाता है। तो यूरी यंगजुन को कहती है कि आज हम पिकनिक पर गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वूयून उनकी बातें सुन रहा होता है। तो यूरी यंगजुन को कहती है कि आज मैं अपने पापा को याद करके बहुत रोई थी। और वो कहती है लेकिन जब मेरे पापा की डेथ हुई थी और उसके फ्यूनरल पर भी मुझे इतनी रोनी नहीं आई थी क्योंकि मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था। और वो कहती है कि बचपन में मैंने अपने पापा को कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, इसलिए शायद वो कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आता था। और वो कहती है कि मेरे पापा और वूयून दोनों ने ही मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो यंगजुन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो यूरी कहती है कि शायद अगर मैं उनसे बात करने की शुरुआत करती तो वो दोनों मुझे कभी छोड़कर ही नहीं जाते। और ये बात सुनकर वूयून रोने लगता है। फिर वो गुंडे लोग फिर से उस कैफ़े में आ जाते हैं और वो रात के टाइम पे काका के पैसे ढूंढने लगते हैं और वो सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अगली सुबह किचन की ऐसी हालत देखकर काका बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन ये देखकर वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है कि उसके पैसे चोरी नहीं हुए होते हैं। और वो कहता है कि मैंने ये पैसे अपने बेटे की सर्जरी के लिए इकट्ठा किए हैं। उसके बाद जब वो सारा सामान सेट करने लगते हैं तो यूरी को वहाँ पर एक नोट मिलता है और वो हैंडराइटिंग बिल्कुल वूयून की तरह होती है। फिर यूरी कैमरा की तरफ उस पेपर को दिखाते हुए कहती है कि वूयून ये तुम ही हो ना। फिर हम देखते हैं कि कैफ़े ओनर का उनके पास मेल आता है और वो कहता है कि कुछ टाइम के लिए ये कैफ़े बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कैफ़े बंद होने के बाद भी उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उन्हें पूरा पे किया जाएगा। उसके बाद यूरी वहाँ से चली जाती है और वो यंगजुन के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि उस कैफ़े का ओनर वूयून है ना। तो यंगजुन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यूरी कहती है कि मैं तुमसे सीरियस होकर पूछ रही हूँ तो मुझसे झूठ मत बोलो। तो ये सुनकर यंगजुन चुप हो जाता है। तो उसकी चुप्पी से यूरी समझ जाती है कि वूयून ही उस कैफ़े का ओनर है। तो यूरी उसे कहती है कि वूयून को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यंगजुन कहता है कि इसमें वूयून की कोई भी गलती नहीं है। तो यूरी कहती है कि शायद उसने ऐसे इसलिए किया होगा क्योंकि उसे मेरे अकेलेपन के ऊपर तरस आ गया होगा। तो यंगजुन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। और वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि अगर कोई इंसान गिल्ट में होता है तो वह सामने वाले से बात नहीं कर पाता, और शायद वूयून भी तुमसे इसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और वो कहता है कि वूयून तुम्हें अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन तुम तो उसे समझना ही नहीं चाहती थी, तो वूयून तुमसे कांटेक्ट कैसे करता। उसके बाद यूरी कैफ़े में जाती है और अब वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये कैफ़े बंद हो गया है। और वो वहाँ पर टोटो को देखते हैं। तो वो टोटो को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टोटो कहता है कि मुझे लगा था कि कैफ़े बंद होने की वजह से यहाँ के कैट भूखे ना मर जाए, इसलिए मैं उनके लिए खाना लेने आया था। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर मारी और काका भी आ जाते हैं। वहीं वूयून उन चारों को अपने ऑफिस से बैठकर देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वूयून ने अपना सामान पैक कर लिया होता है। उसके बाद यूरी यंगजुन के पास जाती है। तो यंगजुन उसे कहता है कि क्या तुम वूयून को अभी भी नहीं समझ पा रही हो, क्या तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। फिर यंगजुन यूरी को वूयून का एक लेटर देता है और वो कहता है कि शायद इसे पढ़ने के बाद तुम वूयून को समझ पाओ। उस लेटर में वूयून ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के ये कैफ़े नहीं खोला है, मैंने ये कैफ़े इस इंटेंशन से खोला था कि शायद मैं तुम्हें इस कैफ़े में कभी देख पाऊँगा। और उसने लिखा होता है कि उस इंसिडेंस के बाद मैं कभी भी स्कूल नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज़ तुम्हारे घर आता था, लेकिन तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। और जिस दिन मैं बारिश में भीग रहा था उस दिन तुम्हारी दादी माँ मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से अरोरा देखने के लिए चले जाओ और यही मेरा ड्रीम है। और दादी माँ ने मुझे अच्छे से समझाया और कहा कि आज से मैं अपना ड्रीम तुम्हें सौंप रही हूँ और तुम आज के बाद अपने फादर के बारे में कभी भी मत सोचना, और अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और यह पढ़ने के बाद यूरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कैफ़े बंद होने के बाद यूरी एक दूसरे कैफ़े में काम करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मारी लड़कियों को डांस सिखाने लगती है और टोटो अपनी बहन के साथ बहुत खुश होता है और काका भी अपने बेटे के पास चला जाता है। अब उसके और उसकी वाइफ के बीच सब कुछ ठीक हो चुका होता है। रात के टाइम में यूरी फिनलैंड कैफ़े वूयून को देखने के लिए जाया करती है, लेकिन अब वूयून वहाँ से जा चुका होता है। यूरी कैफ़े के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काका और टोटो भी होते हैं।
तो यूरी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो काका उसे कहता है कि टोटो मुझे खाना बनाना सिखा रहा है ताकि मैं खुद का फूड ट्रक तो खोल सकूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मारी भी होती है। तो मारी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे फूड ट्रक में हेल्प करूँगी। वह सभी साथ में बहुत खुश होते हैं और अब वो बिल्कुल रियल फैमिली के जैसे हो चुके होते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारा खाना बना देते हैं। तो काका कहता है कि इतना सारा खाना कौन खाएगा। तो यूरी कहती है कि उसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुला रखा है। और तभी वहाँ पर यंगजून आता है। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी की दादी ने भी बहुत सारा खाना बनाया होता है। और यूरी कहती है कि हम इतना सारा खाना कैसे खाएंगे। और तभी वहाँ पर वुयून आता है और वुयून कहता है कि इसके लिए मैं हूँ ना। तो उसके दादी यूरी को कहती है कि तुम कभी भी मेरे जाने के बाद अकेले खाना मत खाना। जब हम लोगों के साथ में मिलकर खाना खाते हैं तो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो वुयून उसे कहता है कि आप इसकी टेंशन मत लो, यूरी जब भी खाना खाया करेगी मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाया करूँगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी साथ में मिलकर स्नोफॉल होते हुए देख रहे होते हैं। और तभी काका को कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे एक ज़रूरी काम है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी अपना एक फूड ट्रक खोल लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता है। उसके बाद मारी वहाँ पर डांस करना स्टार्ट करती है और उसके डांस को देखकर सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है। वहीं हम काका को देखते हैं जो कि अपने बेटे के पास होता है और उसके बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उसके बाद उसकी वाइफ डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर हम यूरी, टोटो और मारी को फूड ट्रक में काम करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर काका भी आ जाता है। उसके बाद वो सभी साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। तो काका उन्हें कहता है कि अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है। तो मारी कहती है कि तुम्हारे बेटे को कभी कुछ हो भी नहीं सकता था, हमने उसके लिए बहुत प्रे की है। डिनर करने के बाद वो सभी फिनलैंड कैफ़े जाते हैं। तो कैफ़े के बाहर कैफ़े को बेचने के लिए बोर्ड लगा होता है। ये देखकर वो सभी सैड हो जाते हैं। तो टोटो कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम एक अच्छी फैमिली बन चुके हैं और इस कैफ़े के बिना भी हम एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यूरी वहीं पर रुक जाती हैं और यूरी कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है कि वुयून तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम हमेशा गिल्ट में रहे हो। और वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगी। उसके बाद यूरी वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन यंगजून यूरी के पास आता है और वो उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में मिलिट्री ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, तो मेरी तुमसे बात भी नहीं हो पाएगी। तो यूरी से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यंगजून कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यंगजून उससे कहता है कि आज तो क्रिसमस डे भी है, क्या तुम उसे अकेले ही सेलिब्रेट करने वाली हो। तो यूरी कहती है कि हाँ। उसके बाद यंगजून वहाँ से चला जाता है। फिर हम यूरी को कैफ़े में काम करते हुआ देखते हैं। तो कैफ़े का ओनर यूरी को कहता है कि तुम घर जल्दी जा सकते हो ताकि तुम अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर सको। फिर यूरी घर जाने लगती हैं। तभी वो रास्ते में देखती है कि फिनलैंड कैफ़े की लाइट्स ऑन होती हैं। वो कैफ़े के अंदर जाती हैं तो कैफ़े बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया होता है। उसके बाद यूरी कैफ़े की छत पर जाती है और तभी वहाँ पर वुयून आ जाता है। वुयून यूरी को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था और शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। तो यूरी उसे देखकर रोने लगती है और वह कहती है कि सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम एक सॉरी पर्सन बन गई। तो वुयून उसे गले लगा लेता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और तभी उन्हें आसमान में अरोरा दिखाई देने लगता है, जिसे देखने का सपना उनके ग्रैंड माँ का भी होता है। और इसी के साथ हमारा ड्रामा एंड होता है।